हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे अधिगम अक्षमताओं की, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की। ये कितने प्रकार की होती हैं, इन डिसेबिलिटीज़ में बालक क्या क्या करता है, क्या क्या उसको चुनौतियाँ, क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है, जो एग्ज़ाम अभी हुए हैं 28 और 29 दिसंबर को, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इससे बाहर नहीं जाएंगे और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ये सीटेट, केवीएस, रीट, DSSB, सुपरटेट, यूपीटेट आदि एग्ज़ामों के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। अधिगम अक्षमता के प्रकार। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अधिगम अक्षमता के प्रकार को बताया गया है। जैसे पहला अधिगम अक्षमता का प्रकार है दृष्टि अक्षमता, विजुअल डिसेबिलिटीज़। दूसरा है श्रवण अक्षमता, ऑडिटरी डिसेबिलिटीज़। मानसिक अक्षमता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। गामक अक्षमता, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़। और अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो अधिगम अक्षमताएं जो हैं वो मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं और इन 5 प्रकारों में हम पाँचों प्रकार की बात यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, बट जो लास्ट वाला प्रकार है अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, हम इसकी बात करेंगे। जैसे कि आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, दृष्टि अक्षमता का मतलब आप समझते ही होंगे कि दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं, जिनको देखने में थोड़ा समस्या होती है, ऐसे दृष्टि अक्षम होते हैं। जो जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है वो श्रवण अक्षम होते हैं। जो कुछ मंद बुद्धि के होते हैं वो मानसिक अक्षम होते हैं। और जो गामक अक्षमताएं होती हैं, जैसे कि पैरों में, हाथों में प्रॉब्लम, तो ऐसे जो हैं वो गामक अक्षमता वाले बच्चे होते हैं। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं अधिगम अक्षमता के प्रकारों के बारे में। जैसे कि पहला प्रकार है डिसलेक्सिया। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है डिसलेक्सिया के बारे में। इसे हम पठन विकार के नाम से भी जानते हैं या पठन वैकल्य भी कहते हैं, जो कि एग्जाम में कई बार, सीटेट के एग्ज़ाम में कई बार जो है वैकल्य शब्द यूज़ किया जाता है विकार के लिए। तो इस चीज़ को आप ये समझते रहिएगा, कंफ्यूज मत नहीं होना है। तो डिसलेक्सिया के बारे में, जैसे कि पहला ए नंबर है ऑप्शन कि डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से है। तो सिर्फ पठन विकार से है इसका संबंध, लेकिन ये व्यापक शब्द है, क्योंकि आपको इतना जानते रहना चाहिए कि जिस चीज़ को बालक अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, उच्चारण नहीं कर पाएंगे, उसको लिख भी नहीं पाएंगे, तो इसलिए इसको व्यापक बोला गया है। इसमें मुख्यतः होता है क्या है, पढ़ने में कठिनाई होती है, ई एवं क में विभेद नहीं कर पाते। जैसे स्मॉल बी, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं स्मॉल बी और स्मॉल डी में अंतर नहीं कर पाते हैं। इसको डी को बी बोलते हैं और बी को डी बोलते हैं। ऐसे ही जैसे सा को वो वास बोलते हैं, न्यूक्लियर को अनक्लियर बोलते हैं। तो इस तरीके से शब्दों में वो विभेद नहीं कर पाते हैं और सही से उनका उच्चारण नहीं कर पाते हैं इस डिसलेक्सिया में। ठीक है, लेटर्स रिवर्स करके वो पढ़ते हैं। जब पढ़ने में कठिनाई होती है तो लिखने में भी त्रुटि हो सकती है। मैंने पहले इस बात को बताया कि जब कोई बालक गलत पढ़ेगा तो वो गलत लिख भी सकता है। ठीक है, तो मेनली इतना आप याद रखिए कि डिसलेक्सिया एक पठन विकार है। राइट, आगे बात करते हैं अप्रक्सिया की। अप्रक्सिया यह एक ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गति कौशल, जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं होते हैं। तो जब आप सूक्ष्म गति कौशल की बात करेंगे, जब फाइन मोटर स्किल की बात करेंगे, तो यही सारी चीज़ें आती हैं कि अपने शारीरिक अंगों का सही से प्रयोग ना कर पाना, इसे हम एप्रक्सिया नाम देते हैं। ये एक तरीके की तंत्र संबंधी विकार होता है। यह मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण उत्पन्न होता है। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह मस्तिष्क का ये भाग होता है सेरेब्रम, तो उसमें क्षति के कारण ये उत्पन्न होता है अप्रेक्सिया। ठीक है, जिसमें बच्चे सही से काम नहीं कर पाते, अपने शरीर के अंगों का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अगला है डिस्प्रैक्सिया। ये अप्रेक्सिया का ही एक प्रकार है, मस्तिष्क में क्षति के कारण होता है। राइट, अब इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि हाथ एवं आंखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। डिस्प्रैक्सिया तंत्र संबंधी विकार है, जिसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं। अगला है अफेजिया। ये क्या है, अफेजिया भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अक्षमता है, अर्थात सही से बोल ना पाना और सही से कम्युनिकेशन स्थापित न कर पाना। मौखिक रूप से सीखने एवं विचारों को अभिव्यक्त करने में समस्या होती है, अर्थात जब वो अफेजिया बोलने से संबंधित विकार है तो बालक सही से बोल नहीं पाएगा, तो अपने विचारों को सही से व्यक्त भी नहीं कर पाएगा। ठीक है। और ये होता कैसे है, मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह उत्पन्न होता है अफेजिया। तो वास्तविक इसका कारण क्या है ये नहीं पता लगाया जा सकता है, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि अफेजिया बोलने से संबंधित अक्षमता है।
अगला देखते हैं, अगला है डिस्फेजिया, मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता। ठीक है, अफेजिया डिस्फेजिया बात वही है, उसी का पार्ट है। तो आप ये भी आप समझिए कि ये जो है ये भी बोलने से संबंधित ही अक्षमता है। आगे एलेक्सिया की बात करते हैं। ये एलेक्सिया जो है मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता होती है यहाँ पर, और इसे शब्द अंधता या पाठ अंधता या विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। यह अर्जित डिसलेक्सिया है। जैसे जो हमने डिसलेक्सिया की बात करी थी वो पठन विकार है, लेकिन वो जन्मजात हो सकता है, वंशानुगत हो सकता है, लेकिन ये एलेक्सिया जो है ये एक्वायर्ड है, ये समाज से अर्जित किया जाता है, या मस्तिष्क में कोई क्षति बाद में हो जाए उसकी वजह से एलेक्सिया हो जाता है। क्योंकि डिसलेक्सिया तो जन्मजात हो सकता है, वंशानुगत हो सकता है, लेकिन एलेक्सिया में क्या है कि बाद में अब अगर आपको कभी मस्तिष्क में कोई दिक्कत हो गई या चोट लग गई उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। एलेक्सिया के कारण अफेजिया एवं डिस्ग्राफिया जैसी अधिगम अक्षमता होना भी संभव है, किंतु प्रत्येक स्थिति में संभव नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं डिस्ग्राफिया की। तो जैसे कि इसमें ग्राफ लगा हुआ है, तो इस ग्राफ का मतलब क्या है कि ये लेखन से रिलेटेड होगा, राइट, ये लेखन से रिलेटेड होगा। तो ये लिखने संबंधी अक्षमता है, ठीक से नहीं लिख पाना, हाथ हथेली या अंगुलियों संबंधी गड़बड़ियाँ, मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियाँ भी डिस्ग्राफिया में देखी गई हैं। आगे कैलकुलिया की बात करते हैं। जैसे कि कैलकुलिया से बना है, कैलकुलेशन से कैलकुलिया बना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम अगर हम गणना की बात करें, गणन की बात करें, कैलकुलेशन की बात करें, तो वो करने में समस्या होती है। ये क्या है, गणित, अंकगणित समझने में कठिनाई है। इसे न्यूमेक्सलेक्सिया भी कहा जाता है। न्यूमेलेक्सिया इसलिए कहा जाता है कि न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है, वही संख्याओं से रिलेटेड। ठीक है, तो इसे न्यूमेक्सलेक्सिया भी कहा जाता है। हो सकता है एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ ले। ठीक है, ये जो है लेक्सिकल है, ग्राफिकल है, वर्बल है, ऑडियोग्नोटिक है। इसे क्यों होता है, मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियों की वजह से। आगे हम लोग बात करते हैं डिस्थीमिया की। ये गंभीर तनाव की अवस्था है। व्यक्ति की मन स्थिति हमेशा निम्न होती है, बालक का अधिगम प्रभावित होता है। तो डिस्थीमिया जो है ये एक तरीके की टेंशन की अवस्था, जब व्यक्ति डिप्रेस्ड हो जाता है, तनाव की स्थिति में हो जाता है, तो डिप्रेशन की स्थिति में जो है वो सही से उसका मस्तिष्क काम नहीं करता है और अधिगम भी वो सही से नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति को डिस्थीमिया बोलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं डिस्मॉर्फिया की। एग्जाम में भी अभी पूछा गया है सीटेट में। इसमें क्या हो जाता है कि भ्रम हो जाता है कि शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या पूर्ण हैं। और अब देखिए डिस्मॉर्फिया को याद करने का तरीका क्या है। मॉर्फिया का मतलब होता है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जिसमें आकार का अध्ययन किया जाए, संरचना बनावट की का अध्ययन किया जाए, शारीरिक बनावट, शारीरिक आकार, गठन की बात की जाए, वो मॉर्फोलॉजी होता है। और इसी में डिस जुड़ा हुआ है और ये मॉर्फिया जो है मॉर्फोलॉजी से ही बना हुआ है। इसलिए ये यहाँ पर इतना आप समझ लीजिए कि ये शारीरिक बनावट, उसके आकार, उसके गठन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में है। और ये मानसिक है। ठीक है, ये मानसिक होता है कि मन में ऐसा रहता है कि या तो मेरे अंग बहुत छोटे हैं, या तो मैं हाइट में कम हूँ, या मैं सही से दिखता नहीं हूँ, या मैं मोटा हूँ, मैं या पतला हूँ। इस तरीके की जो है मानसिक चीज़ें दिमाग में रहती हैं। अगला है कि शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है। समावेशी शिक्षा योजना में बच्चों की आवश्यकता जरूरत के अनुसार शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सिस्टम में बदलाव किया जा सकता है, बच्चे में नहीं। ये याद रखिए, क्योंकि जब हम इनक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो इनक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है जब सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बच्चों को भी एक छत के नीचे बिना भेदभाव के, बिना भय के तनाव मुक्त शिक्षा दी जाए, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बालक आएंगे जो डिस्मॉर्फिया से ग्रसित होंगे, डिसलेक्सिया से होंगे, अफेजिया से रिलेटेड होंगे। तो इन बच्चों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए। तो यहाँ याद रखिए, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सिस्टम में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन बच्चों में नहीं किया जाता, क्योंकि बच्चा सिस्टम के लिए नहीं, बच्चे सिस्टम के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है, सिस्टम बच्चे के लिए बने हुए हैं। अर्थात जितने भी योजनाएं, जितने भी शिक्षण प्लान, जो भी टीचिंग टेक्निक्स बनती हैं, वो सारी की सारी बच्चों के लिए होती हैं। ठीक है, बच्चे उस टेक्निक के लिए नहीं होते हैं। अगर हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करें तो कंपेयर करें इन दोनों में, तो इनक्लूसिव एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो है वो ये कहता है कि हम जो विकलांग बच्चे हैं उनको समान बच्चों के साथ एडमिशन दे देंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं है। जबकि इनक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि नहीं, समान बच्चों के साथ विशिष्ट बच्चों को एक साथ एक स्कूल में एडमिशन देने भर से नहीं है, बल्कि हम उनको एक साथ, एक बिना भेदभाव के दोनों को एक साथ बैठा करके उनके समस्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको उसी क्लास में मौजूद करके शिक्षा देंगे। तो वो इनक्लूसिव
एजुकेशन है। ठीक है, अब एक चीज़ और पूछ ली जाती है कई बार, बाला बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड का फुल फॉर्म है, और ये जो है एक तरीके का कह सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग को, विद्यालय की बिल्डिंग को टीएलएम की रूप में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब दीवारों में पेंटिंग है, बहुत सारे चित्र वगैरह पोस्टर लगा करके विद्यालय को हम एक टीएलएम बना दें तो बच्चे जो है बेहतर तरीके से सीखते हैं, इसी को बाला नाम दिया गया है। अब इसी में से हम लोग प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं? जैसे इनके अंदर जिज्ञासा ज़्यादा होती है, जानने की इच्छुक रहते हैं, ये हमेशा चीज़ों को याद रखने की स्मृति बहुत अच्छी होती है इनमें सृजनात्मकता पाई जाती है, इनका IQ लेवल जो है 140 से ऊपर होता है, तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है, शब्द ज्ञान विस्तृत होता है, अर्थात वैकलुबरी जो शब्द भंडार है बहुत ज़्यादा होता है, मौलिक चिंतन कर सकते हैं। मौलिक चिंतन का मतलब एक नवीन सोच सकते हैं, कुछ नया आइडिया वो ला सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, नया सोच सकते हैं। तो ऐसे सारे बच्चे जो हैं वो गिफ्टेड चिल्ड्रन या प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।